हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो हम ऑलरेडी दो पार्ट हम इसके बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हमने सेक्शन 8B तक कवर किया था। आज हम इसमें सेक्शन 9 से आगे स्टार्ट करेंगे और इस एक्ट को हम पूरा एंड कर देंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑलरेडी MP ADP और CBI APP के क्रैश बैच चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 4000 रुपीज़ MP ADP के लिए और CBI APP के लिए 3000 रुपीज़। इसमें टेस्ट सीरीज, इवन टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। एंड हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है, तो वहाँ भी हम बहुत सारे अपडेट्स देते रहते हैं। लॉ रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं या कुछ नोट शेयरिंग होती है तो वहाँ पर हम लोग कंटेंट डालते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 से हमें आज स्टार्ट करना है और आज इस एक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन के बारे में। तो सबसेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 बोलता है द प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन शैल बी कंडक्टेड एट इट्स हेडक्वार्टर। मतलब जो प्रोसीडिंग है कमीशन की वो कंडक्ट करी जाएगी उसके हेडक्वार्टर में, जो कि न्यू दिल्ली है। सबसेक्शन 2 बात करता है द कमीशन में बाय यूनानिमस डिसीजन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज ऑल्सो एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमंग द CVC एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर। तो सबसेक्शन 2 बात करता है कमीशन जो है यूनानिमस डिसीजन से, मतलब यूनानिमस डिसीजन का मतलब होता है कि सबकी सहमति से ऐसा जो प्रोसीजर बताएगा कि जो जिससे बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा। और ऐसे जो बिजनेस को एलोकेशन होगा उसका मतलब ये है कि बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि जो भी ऑफेंस होता है अंडर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट तो वो इंक्वायरी करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए क्या है, वो बिजनेस है। तो उस बिजनेस को कैसे एलोकेट किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको कौन सा केस दिया जाएगा, तो इसके लिए यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑल बिजनेस ऑफ द कमीशन शैल बी ट्रांजैक्टेड यूनानिमसली। सेव करते हुए बोला है कि जो भी बिजनेस होगा कमीशन का वो जितना पॉसिबल हो सके उतना यूनानिमसली हो। बट इन केस अगर यूनानिमसली नहीं होता है, सबकी सहमति नहीं होती है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती तो क्या होगा। तो उसमें सबसेक्शन 4 में उन्होंने बताया है कि द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी मैटर। अगर किसी भी मैटर पर उनकी ओपिनियन में डिफरेंस है, अगर वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो वो वहां पर ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, तो जो मेजोरिटी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा वोटिंग के तौर पे। उसके बाद सबसेक्शन 5 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और इफ एनी फॉर रीजन ही इज अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द कमीशन द सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमीशन प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल प्रिसाइड एट द मीटिंग। तो बोला है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है अगर किसी कारणवश वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है, हमें मालूम है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रिसाइड करता है, मीटिंग वो चलाता है, ठीक है। अगर वो प्रिसाइड नहीं कर पा रहा, उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर होगा वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। सबसेक्शन 6 बात करता है द नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ। तो बोला है कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग जो कमीशन की है वो इनवैलिड घोषित नहीं करी जाएगी इन कारणों से। अब कौन से कारण है, ये बोलता है एनी वैकेंसी है इन डिफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी वैकेंसी आ गई है या फिर डिफेक्ट आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कमीशन के तो उसको इनवैलिड नहीं करा जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इतने लोग अपॉइंट होने चाहिए थे कमीशन में और फिर वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं, बट उसमें अगर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं है तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये पर्सन अपॉइंट नहीं थे तो इस कारण से ये डिफेक्ट है या फिर इन्होंने जो भी एक्ट है प्रोसीडिंग क्या है वो इनवैलिड है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन क्लॉज बी बोलता है एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन। जो CVC या VC की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट है, अगर उनके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है तब भी जो एक्ट और प्रोसीडिंग कमीशन की गई है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। क्लॉज सी बात करता है एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द कमीशन नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। अगर कोई जो कमीशन है उसका अगर कोई प्रोसीजर में रेगुलरिटी है तब भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए मेरिट्स ऑफ द केस पे। जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर उनको अफेक्ट करेगा तो इनवैलिड घोषित की जा सकती है। आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर होगा। आइए सेक्शन 10 की ओर चलते हैं। सेक्शन 10 बात करता है विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो बोला है कि विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो कब एज अ CVC एक्ट करेगा, कुछ सर्कमस्टेंस है वहां पर बताए गए हैं। तो इसमें बोला है कि इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द CVC बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन अदरवाइज। अगर जो CVC है उसकी डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है या किसी और कारणवश, तो जो प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन देके ऑथराइज कर देगा विजिलेंस कमिश्नर को कि वो एक्ट करेगा एज अ CVC अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू CVC। जब तक कोई नए CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता उस पोस्ट पर, तब तक जो विजिलेंस कमिश्नर है प्रेसिडेंट उसको बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज कर देगा कि आप तब तक एज अ CVC यहां पर काम करिए जब तक विजिलेंस कमिश्नर जब तक एक नया CVC अपॉइंट नहीं कर दिया जाता।
सबसेक्शन 2 बात करता है कि व्हेन दी सीवीसी इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस ऑन लीव, अगर सीवीसी जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, जो उसको फंक्शन जो पावर्स दी गई है यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, किस केस में, जब वो छुट्टी पे गया है, एब्सेंस है, ठीक है, किसी भी रीजन से लीव पर है अगर, तो जो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करेगा विजिलेंस कमिश्नर को उसके बिहाफ में कि आप एज अ सीवीसी वर्क करिए, जब तक जो एक्चुअल में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो रिज्यूम नहीं करता उसकी ड्यूटी पे, वो जब तक वापस नहीं आ जाता अपने ऑफिस में, आप तब तक एक्ट करिए एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये हमारा सेक्शन 10 था कि विजिलेंस कमिश्नर कब कब एक्ट कर सकता है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए सेक्शन 11 की ओर चलते हैं। सेक्शन 11 बात करता है पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, किसके पास पावर है जो इंक्वायरी कर सकता है। तो बोला कमीशन शैल व्हाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी रिफर टू इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के बी और सी क्लॉज में वहां पर उन्हें पावर्स बताई गई हुई है, क्या क्या फंक्शंस करते हैं, तो वहां पर उन्होंने इंक्वायरी से रिलेटेड बात की गई है। तो उसमें बोला है कि जब वो इंक्वायरी ऐसी कमीशन कर रही होगी तो उसके पास पावर होगी सिविल कोर्ट की, जैसे सीपीसी में जो सिविल कोर्ट के पावर होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर एज अ सिविल कोर्ट की जो पावर्स होंगी वो यहाँ पर होंगी। अब किस किस मैटर्स से रिलेटेड होंगी तो वो नीचे दी हुई हैं। सबसे पहला बोला है एम एस समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग होत। तो इसमें बोला है कि जो कमीशन है वो समन कर सकती है, किसी को बुला सकती है, यहाँ पर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस उसको बुला सकती है और उसको एग्जामिन कर सकती है ओथ में, ठीक है, वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो उसको वहां से बुला के यहाँ पर एग्जामिन किया जा सकता है। बी वाला पॉइंट बात करता है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट को उसको प्रोड्यूस करने को बोला जा सकता है कि कमीशन के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, डिस्कवरी की जा सकती है। सी वाला पॉइंट बात करता है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे एविडेंस लिया जा सकता है। डी बात करता है रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयरऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, तो ये कोई भी जो कोर्ट है या कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस है वहां पर जो है ये कमीशन रिक्वेस्ट कर सकती है कोई पब्लिक रिकॉर्ड के लिए या फिर कॉपी ऑफ दैट पब्लिक रिकॉर्ड, तो ऐसा ये कर सकते हैं, इनके पास ही पावर्स है। उसके बाद ई वाला पॉइंट बात करता है इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और अदर डॉक्यूमेंट, तो ये कमीशन इशू कर सकते हैं अगर इनको किसी विटनेस को एग्जामिन करना है और अगर वो विटनेस कहीं दूर है जहां से उसको बुलाने में पैसा भी लगेगा, वक्त भी लगेगा, और अगर इतना टाइम और पैसा खर्च नहीं करना है तो ये किसी कोर्ट को ऐसा कमीशन इशू कर देंगे और वहां से कोर्ट का कोई जाके कोर्ट किसी को ऑथराइज कर देगी, वो विटनेस से जाके एविडेंस कलेक्ट करके उस कोर्ट से डायरेक्ट इस कोर्ट को भेज देगा, इसको कहते हैं कमीशन इशू करना, ठीक है। और एफ में बताया गया है एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब, ऐसा कोई भी मैटर अगर आगे प्रिस्क्राइब होता है तो वो भी इनके पास पावर होगी, वो ऐसा इसको कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 11 था। अब सेक्शन 11 ए की ओर चलते हैं। सेक्शन 11 ए बात करता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, तो उसमें बोला कि देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा, उसके नीचे उसके नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे कोई ऑफिसर है तो उसको नहीं, या तो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उसके ऊपर लेवल का कोई ऑफिसर होगा तो उसको डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिफर टू द कमीशन, तो उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सच ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, जो भी इसको फंक्शन असाइन किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो डिस्चार्ज करने के लिए उसको अगर कोई स्टाफ या एम्प्लॉयज कुछ लगेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 बात करता है प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो इसमें बोला है कमीशन जो है डीम टू बी सिविल कोर्ट माना जाएगा, ठीक है, हमने ऊपर भी देखा कि ऊपर बताया गया था सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं उसके पास, तो इसमें बोला कि कमीशन जो है उसको डीम टू बी सिविल कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड सेक्शन 26 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक, एंड एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो जो भी प्रोसीडिंग कमीशन के समक्ष होगी उसको कैसा माना जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228। अब 193 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस दिया हुआ है, 228 में कोई भी इंटेंशनल इंसल्ट करता है या इंटरप्ट करता है पब्लिक सर्वेंट को जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा हुआ है, तो 228 वहां, तो 228 और 193 के उसमें इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है, ठीक है, उसको डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 12 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमें थोड़ा सा याद रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है 193 और 228 ऑफ आईपीसी को उसमें माना गया, बट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। उसके बाद हम चलते हैं आगे चैप्टर 4 की ओर, जिसमें बात करता है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट के बारे में। तो सेक्शन 13 जो है एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो भी एक्सपेंस होंगे कमीशन के, जो भी सैलरीज होगी, अलाउंस होंगे, पेंशन होंगे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू सीवीसी, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी, स्टाफ जो होगा कमीशन का, वो चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जो फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस
उसमें से इनकी सैलरी दी जाएगी। सेक्शन 14 बात करता है एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन to present annually to the president a report as to work done by the commission within 6 months of the close of year under report। अब आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पर within 6 months of the बोला है, from the नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कमीशन की ड्यूटी होगी कि एनुअली जो है वो प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट दे, जो भी उन्होंने काम किया है अभी तक, उनको कितने समय में देना है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो उसमें बोला है विथिन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर, तो जब साल खत्म होने वाला होगा उससे 6 महीने के भीतर भीतर उनको यहाँ पर देना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद, मतलब साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर देना है, नहीं, साल खत्म होने से 6 महीने पहले के अंदर अंदर उनको ये रिपोर्ट यहां पर देनी होगी। सबसेक्शन 2 बात करता है रिपोर्ट रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल कंटेन अ सेपरेट पार्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द डीएसपी। तो हमने ऊपर देखा कि डीएसपी जो है उसके ऊपर सीवीसी उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस रखता है, मतलब वो अबव है उसके ऊपर, ठीक है, सीवीसी। तो यहां पर ये बोला है कि जो डीएसपी ने जो भी वर्क किया है उसका जो है रिपोर्ट में एक सेपरेट पार्ट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट प्रेसिडेंट शैल कॉज द सेम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिल जाएगी तो वो पार्लियामेंट के समक्ष रख देगा, दोनों हाउस के समक्ष, ठीक है। ये हमारा होता है चैप्टर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की ओर, सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो बोला कि कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है कमीशन के अगेंस्ट नहीं की जाएगी, सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर के अगेंस्ट नहीं लगाई जाएगी, या विजिलेंस कमिश्नर के अगेंस्ट, सेक्रेटरी, स्टाफ, किसी के भी खिलाफ कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। तो जो भी उसने गुड फेथ में किया है, भले के लिए किया है, तो ऐसा कुछ किया है तो उसके खिलाफ कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ये ऑलमोस्ट सारे एक्ट में कॉमन सेक्शन होता है कि एक प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब हम चलते हैं सेक्शन 16 की ओर। सेक्शन 16 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें बोला है कि जो विजिलेंस कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और स्टाफ है, इसको पब्लिक सर्वेंट माना गया है विद इन दी मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। जो सेक्शन 21 है आईपीसी का आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि वहां पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज दी हैं कि किस किस को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। तो इन्होंने बोला है कि जो भी ऑफिसर्स होंगे इनको भी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। तो इसमें बोला है कि सबसेक्शन 1 बात करता है द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेक बाय एन एजेंसी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द कमीशन शैल बी फॉरवर्ड टू द कमीशन। अगर कमीशन किसी उसको एजेंसी को बोलता है इंक्वायरी करने के लिए, तो वो जो एजेंसी है वो इंक्वायरी करने के बाद वो रिपोर्ट जो है कमीशन को फॉरवर्ड कर देगी। उसका सबसेक्शन 2 बात करता है कमीशन शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी अदर फैक्टर्स रिलेवेंट देयरटू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, और जो कंट्रोल्ड उनसे जो भी होते हैं, टू एक्ट एज दी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें बोला है कि कमीशन जब वो रिपोर्ट रिसीव कर लेगी तो जो भी उन्होंने वहां पर उसमें डाला होगा उनको कंसीडर करने के बाद कोई भी फैक्टर्स एंड एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है बेसिक समझिए। सबसे पहले एजेंसी को बोला कमीशन ने इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी करके कमीशन को रिपोर्ट दी, कमीशन ने कंसीडर करते हुए सारी चीजों को फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। उसका फंक्शन हमने पहले देखा है, पहले वाले एक्ट्स जो हमने पढ़े हुए हैं, एक्ट्स नहीं सॉरी, पहले वाले हमने जो पार्ट्स पढ़े हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने जहां पर बात की थी वहां पर फंक्शन था एडवाइस करने का। तो सीवीसी यहां पर एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो कॉर्पोरेशन है एस्टेब्लिश या जो भी अंडर गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेशंस हैं या ओन्ड बाय देम है, तो उनको भी क्या करेगी, वो एडवाइस करेगी टू टेक अ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी हिसाब से उनको लेना रहेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट, कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय दैट गवर्नमेंट इज द केस मे बी शैल कंसीडर द एडवाइस ऑफ द कमीशन एंड टेक एवरीथिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, जो भी ओन्ड और कंट्रोल बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कोई कॉर्पोरेशन है तो वो क्या करेंगी, वो एडवाइस लेंगी कमीशन की और उस पर कंसीडर करेंगे एडवाइस को और उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगी। उसका प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, कंपनी ओन्ड एज द केस मे बी डू नॉट एग्री विद द एडवाइस ऑफ द कमीशन। अब अगर वो कमीशन की एडवाइस से एग्री नहीं करती है कॉर्पोरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या करा जाएगा, तो रीजंस रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में और कम्युनिकेट कर दिया जाएगा सेम कमीशन को कि हम
आपकी एडवाइस से एग्री नहीं करते हैं उनको रिवर्ट बैक कर देंगे, उनको ये राइटिंग में कम्युनिकेट कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 18 आता है। सेक्शन 18 बात करता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो कमीशन के पास ये पावर है कि वो कॉल कर सकती है रिपोर्ट, रिटर्न, स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से या उसकी जो कॉर्पोरेशन जो एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको क्या कर सकते हैं, कोई भी लोकल अथॉरिटीज है, कंपनी, सोसाइटीज जो कि ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, उनको ये इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं किस चीज के लिए ये रिटर्न, रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट मांग रहे हैं, टू क्रिएट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन दैट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में जो भी विजिलेंस और एंटी करप्शन से रिलेटेड जो काम चल रहा है उस पर सुपरविजन, उसको देखना कि सब सही चल रहा है, सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट्स, रिटर्न, स्टेटमेंट जो है मांग सकते हैं। सेक्शन 19 बात करता है कंसल्टेशन विद कमीशन इन सर्टेन मैटर। तो यहाँ पर बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो किसी को अपॉइंट कर रही होगी ऐसे पर्सन को पब्लिक सर्विस पे जो कि इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन है या फिर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है, जब इनका अपॉइंटमेंट हो रहा होगा तो इनसे रिलेटेड जब रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे रिगार्डिंग विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स से रिलेटेड, तो वो कंसल्ट करेगी कमीशन को, क्योंकि मेनली इनका काम क्या है, विजिलेंस का काम है, सेंट्रल विजिलेंस, नाम में विजिलेंस आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर वो उसमें अगर डालेंगे इनकी पोस्ट से रिलेटेड टू विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी वो डालेंगे तो वो कमीशन से कंसल्ट कर सकते हैं, तो कमीशन से कंसल्ट कर लेंगे। ये सेक्शन 19 हो गया। सेक्शन 20 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर है कि वो रूल्स बना सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस, इस एक्ट के प्रोविजंस ढंग से कैरी आउट हो सके, ढंग से इंप्लीमेंट हो सके, उससे रिलेटेड जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। तो यहाँ पर वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में जाएगा। हम सेक्शन 21 और की चलते हैं। सेक्शन 21 बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके, प्रीवियस अप्रूवल, प्रीवियस सैंक्शन लेके वो रूल्स बना सकता है, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डाल देगा कमीशन जो भी है, बट इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इस एक्ट से रिलेटेड, इस एक्ट को क्लैश नहीं करना चाहिए उनके रूल्स, ठीक है। तो ऐसे वो रूल्स बना सकते हैं, कमीशन के पास पावर है। सबसेक्शन 22 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन सेक्शन 23 देख लेते हैं, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। वैसे तो अभी आने से यहाँ से क्वेश्चन कोई चांसेस नहीं है क्योंकि एक्ट का हुए ऑलरेडी टाइम हो गया, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर बोला है कि कोई भी अगर डिफिकल्टी अराइज होती है इस एक्ट में जो प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे ऑर्डर से उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकता है जो कि इनकंसिस्टेंट है प्रोविजन इस एक्ट से रिलेटेड। इनकंसिस्टेंट मतलब क्लैश कर रहे हैं, तो उनको वो हटा सकता है किसी से, या फिर सही नहीं है तो कोई भी ऐसा ऑर्डर लाके उसको रिमूव कर सकता है या फिर उनके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन डाल सकता है। प्रोविजो बात करता है दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद ऐसा कोई भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं बना सकते। तो एक ये कह सकते हैं कि जब एक्ट बनाया तो 2 साल दिए हुए हैं कि 2 साल के अंदर कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो ऑर्डर करके उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है, बट 2 साल के बाद कुछ ऐसा नहीं कर सकती। और जो भी ऑर्डर बनाएंगे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को उनके समक्ष रख दिया जाएगा दोनों। सेक्शन 24 बात करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। तो इसमें बोला है कि जो कोई पहले विजिलेंस कमीशन होगी अगर इस एक्ट के आने के पहले, तो इसको जो भी वो उन्होंने वर्क किया होगा तो उसको ऐसा माना जाएगा जैसे इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में जो कमीशन के बारे में बताया गया है कि वो उसके द्वारा ही किया गया है। अब क्या क्या है तो हम आगे पढ़ लेते हैं। अब सब क्लॉज ये बोलता है ऑल एक्शन एंड डिसीजन टेकन बाय द विजिलेंस कमीशन इन सो फार एंड डिसीजंस आर रिलेबल टू द फंक्शंस ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंट दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन बाय द कमीशन। तो जो भी एक्शन डिसीजन विजिलेंस कमीशन ने लिए उसको माना जाएगा जैसे इस एक्ट के अंदर कमीशन ने लिए। तो जो भी प्रोसीडिंग्स बिफोर क्लॉज भी बात करता है ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द विजिलेंस कमीशन टू द फंक्शन ऑफ द शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द कमीशन एंड शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस। तो जो कोई भी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है विजिलेंस कमीशन के समक्ष तो उसको ऐसा माना, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस कमीशन को इस एक्ट के अंदर। उसके बाद सी वाला है कि द एम्प्लॉयज ऑफ विजिलेंस कमीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बिकम द एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन। तो जो एम्प्लॉयज विजिलेंस कमीशन के एम्प्लॉयज होंगे उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो एम्प्लॉयज हैं कमीशन के और यहाँ पर उन पर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ विजिलेंस कमीशन शैल बी ट्रांसफर टू द कमीशन। तो जो भी असेट एंड लायबिलिटी विजिलेंस कमीशन होगी उसको ट्रांसफर कर दिया कमीशन की। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले विजिलेंस कमीशन थी, इस एक्ट के आने के बाद जो कमीशन बनाई जाएगी कमीशन, तो उसमें क्या होगा, सब चीजें यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी, जो भी केस वहां पर पेंडिंग होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो सारे जो एक्शन उन्होंने जो पहले लिए वो माने जाएंगे जैसे इस एक्ट के अंदर कमीशन ने लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेक्शन 25 बात करता है अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो यहाँ पर बताया है
कि फेमा में कुछ भी दिया हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में वहां पर जो दिया हो। यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इन दी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कहाँ अपॉइंट कर रहा है, इन दी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, तो वो जो उनको अपॉइंट कर रहा है तो पहले क्या एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिकमेंड करेगी किसको बनाना है, तो वो कमेटी देख लेते हैं उसमें कौन कौन मेंबर होगा। तो इसमें बोला है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, विजिलेंस कमिश्नर जो है वो मेंबर्स होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वो मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो हमने देखा ये 5 लोग जिसमें 4 मेंबर हैं और एक चेयरपर्सन है, ये कमेटी की रिकमेंड करेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लॉज भी बात करता है व्हाइल मेकिंग अ रिकमेंडेशन कमेटी कंसीडर करेगी इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। तो जब ये रिकमेंडेशन जो करेंगे तो ये कमेटी क्या ध्यान रखेगी, कंसीडर करेगी इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिसर्स जो कि एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस देखा जाएगा इन ऑफिसर्स का जो कि एलिजिबल हैं यहाँ पर अपॉइंट होने के लिए। उसके बाद सी वाला बोला है कि नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो जो डायरेक्टर बनाया जाएगा इस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का, तो इसके लिए क्राइटेरिया दिया है कि नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा उससे बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर का हो चलेगा, उससे बिलो नहीं होना चाहिए, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। डी वाला पॉइंट बात करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट शैल कंटिन्यू होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एज्यूम्स ऑफिस। जब वो ऑफिस में एंटर होगा उसके बाद 2 साल तक वो उसका टर्म पीरियड है कि वो होल्ड करेगा ऑफिस को। ई वाला पॉइंट बात करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमिटी। अगर उसका कहीं ट्रांसफर करना होगा तो कमिटी जो ऊपर दी है जिसने रिकमेंडेशन दिया है कि इनको अपॉइंट किया जाए उससे कंसेंट लेनी होगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एफ वाला पॉइंट बात करता है कमिटी रिफर्ड टू इन क्लॉज ए शैल इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट रिकमेंड ऑफिसर्स और फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अबव द लेवल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो इसमें बोला है कि कमेटी क्लॉज ए में वो कंसल्ट करेगी जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को अपॉइंट करेंगी कौन ऑफिसर और कौन अपॉइंट किया जाए डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अंदर, तो उनसे सलाह ली जाएगी, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट से कंसल्ट किया जाएगा। जी वाला पॉइंट बात करता है ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन अंडर क्लॉज एफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट। तो जो भी रिकमेंडेशन रिसीव होंगे क्लॉज एफ में तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है बट कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो जो भी कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसको कंसीडर करते हुए वो अपॉइंट करेंगे और जब उसके अंदर जो एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ऑफिसर्स जो अपॉइंट करेंगे, तो वहां पर कंसल्ट लेगी कमेटी किसकी, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की, जिसको उसने ऊपर अपॉइंट किया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद तो ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। 26 अमेंडमेंट ऑफ इसके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बताया है, तो उसको जो हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। बस यहाँ पर आपका पूरा एक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।